हम आमंत्रित करते हैं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी को। ऊर्जावान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सरकार का जब पक्ष रखते हैं प्रवक्ता के तौर पर बड़ी दमदारी के साथ रखते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, ये अगर हॉल भी जगमग है तो उसमें ऊर्जा का बड़ा योगदान है, और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी रहे, उद्योगपतियों में ऊर्जा भरी रहे, हर घर हर मकान चमकता रहे, और जो लक्ष्य हैं ऊर्जा विभाग के उसमें बहुत बदलाव आया है। पिछले कुछ वर्षों में हमने ये देखा है कि कितना बदलाव उसमें आया है। ग्रामीण इलाकों में खास तौर से जो बिजली की आपूर्ति है उसके जिस तरह से घंटों में बढ़ोतरी हुई है, वो लोगों की जीवन शैली में बदलाव लेकर आया है। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रीकांत शर्मा जी का। और हमारे साथ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर और सीईओ दिलीप तिवारी जी मंच पर हैं। दिलीप जी, आगे आपके हवाले। बहुत धन्यवाद राम, स्वागत है। हमारे मित्र हैं, हमारे इस प्रदेश के ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री हैं, युवा हैं। युवा लीडरशिप जो कहते हैं कि राज्यों में जिस तरह से डेवलप हुई, उसमें से श्रीकांत शर्मा देश के सबसे बड़े प्रदेश के सबसे अहम मंत्रालय को संभाल रहे हैं, उसका नाम है ऊर्जा मंत्रालय। बहुत बहुत स्वागत है श्रीकांत जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। बहुत धन्यवाद दिलीप जी। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका जो विजन था आपकी सरकार का कि हर घर को, हर गांव को, छोटे से छोटे स्थान को उजाले से भर देना है, कहां तक पहुंची आपकी सरकार? सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली, सस्ती बिजली का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने शुरू किया। जब 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था, जब मैं मंत्रालय पहुंचा तो मेरे सामने पहली चुनौती यही थी कि जो गांव अंधेरे में हैं उनको रोशन कैसे किया जाए, और जो घर अंधेरे में हैं उनको रोशन कैसे किया जाए। यानी कि जहां बिजली पहुंची हुई है लेकिन फिर भी बिजली नहीं मिलती है, वहां बिजली कैसे पहुंचाई जाए, या जहां बिजली है ही नहीं वहां पर उन मजरों को, उन गांवों को कैसे विद्युतीकरण से पूरी तरह से सैचुरेट किया जाए। तो ये चैलेंज था। बीस घंटे तहसील को बिजली देंगे और 24 घंटे जिला मुख्यालय को बिजली देंगे। तो मैं अभिनंदन करूंगा आपने उत्तर प्रदेश की जनता का कि उनके सहयोग से हम रोस्टर देने में सफल हुए, और हमने अब टोटल डिजिटलाइज भी किया है। मैं जब सरकार में आया था तब एसडीओ के पास में बड़ी संख्या में आवेदन रहते थे, जो घरेलू कनेक्शन लेना चाहते हैं, कमर्शियल कनेक्शन लेना चाहते हैं, या फिर किसान जो कृषि के उपयोग के लिए कनेक्शन लेना चाहते हैं। अब हमने सब सिस्टम को ऑनलाइन किया है दिलीप जी। अब उसकी समीक्षा भी हम लोग शक्ति भवन पर करते हैं। कल से आप देखेंगे तो, बल्कि आज से ही यूपीपीसीएल एक बुलेटिन जारी करेगा प्रतिदिन कि कितने लोगों ने एप्लीकेशंस डाले, ऑनलाइन आवेदन किए कनेक्शन लेने के लिए, जिसमें झटपट पोर्टल है हमारा, जिसमें आप डोमेस्टिक उपयोग के लिए कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। एक निवेश मित्र है जिसमें 20 किलोवाट से ऊपर का आप कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से पीटीडब्ल्यू यानी कि जो किसान हैं वो भी ऑनलाइन आवेदन करते हैं, उससे पारदर्शिता रहती है और नीचे कहीं कोई भ्रष्टाचार का कोई स्कोप नहीं रहता है। तो इसको हम टोटल डिजिटलाइज भी कर रहे हैं। दूसरा, हमने एक उपभोक्ताओं को एक नंबर दिया है जिसको 1912 हमारा उपभोक्ता सेवा नंबर है। पूरे प्रदेश में अगर कहीं किसी भी उपभोक्ता को बिजली से संबंधित कोई समस्या है तो 1912 पर वो अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। 30 सेकंड के अंदर ही उनको शिकायत संख्या मिल जाती है। उसमें सबसे बड़ा लाभ हमको ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला है। हमारी सरकार आने से पूर्व गांव में अगर ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं होता था। 22 दिन, 25 दिन, महीने, 2-2 महीने गुजर जाते थे। गांव के लोग चंदा इकट्ठा करते थे, तब जाके वो ट्रांसफार्मर बदलता था। हमने 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदले, ये हमने नियम तय कर दिया है। मैं यहीं पर जोड़ दूं, आपको आए हुए लगभग 3.5 साल से ज्यादा हो गए। वर्क कल्चर बदला कि नहीं बदला? क्योंकि सरकारों के साथ लोग बदलते नहीं जल्दी। जो रिजिड होती है, जो पूरी ब्यूरोक्रेसी होती है, जो तंत्र होता है, उसमें आपने जो करंट दौड़ाया है,
वो उन तक पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा नीचे तक? देखिए, बहुत तेज गति से पहुंच रहा है दिलीप जी। उत्तर प्रदेश में अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको अपने आप को ही बदलना पड़ता है। मैं ऊर्जा मंत्री के नाते ऊर्जा विभाग में नहीं बैठता हूं, मैं उपभोक्ता के नाते बैठता हूं, और इसलिए उपभोक्ता की सोच क्या है, उपभोक्ता क्या सोचता है, उसी के अनुसार मैं फैसले लेता हूं। जो मैं जिक्र कर रहा हूं आपसे, जो मैं व्यवस्था को थोड़ा सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, कनेक्शन लेना ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। उसमें आपको अपनी जमीन के दस्तावेज देने पड़ते थे, जिस घर में आप रहते हैं उसकी रजिस्ट्री लगनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है, अब तो अगर आपके पास वोटर आई कार्ड है, आधार नंबर है, तो उस आधार पर आपको कनेक्शन मिल जाएगा। और उसमें हमने ये तय कर दिया कि आपका जो घर का कनेक्शन है, संयोजन है, वो लीगल उसकी कोई मान्यता नहीं है। कहीं आप कोर्ट कचहरी में ये कहें कि साहब मेरे नाम से बिजली का मीटर लगा हुआ है, इसलिए इस संपत्ति का मैं मालिक हूं, ये आपने उसमें कानून में जोड़ दिया? बिल्कुल। तो अब कनेक्शन हम दे रहे हैं, क्योंकि जैसे मोबाइल की तर्ज पर जैसे मोबाइल का कनेक्शन मिलता है, उसी तर्ज पर आज उत्तर प्रदेश में बिजली का ये कहें, कनेक्शन साधारण भाषा में ये कहें कि कनेक्शन बिजली का है, लेकिन संपत्ति पर अधिकार वो दावा नहीं कर सकते आप? निश्चित रूप से, क्योंकि उसका दुरुपयोग लोग करते थे। इसी के कारण पहले व्यवस्था बनाई गई थी कि जिसकी संपत्ति है उसी को आप कनेक्शन दे सकते हैं। अब जैसे किसी घर में ज्वाइंट फैमिली है, 4 लोग अलग अलग रहते हैं, चारों भाई, तो चारों भाई अपने हिसाब से अलग अलग मीटर अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको चारों को हम कनेक्शन दे देते हैं। एक बड़ी चुनौती श्रीकांत जी, जो आपके यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जिसमें आपने काम पर भी किया है, कि जो बिल्डर हैं वो बहुत मनमानी करते हैं, और आज भी आपके कानून में बदलाव करने के बाद कि हर घर, चाहे वो किसी भी रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहता हो, वहाँ हजारों की संख्या में फ्लैट्स हों, वो इंडिविजुअल कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सरकार ने व्यवस्था कर दी। लेकिन आज भी बड़ी चुनौती ये है, नोएडा जैसे इलाकों में, ग्रेटर नोएडा में, एनसीआर की मैं बात करूं, जहां पर ज़्यादा हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, या लखनऊ जैसे इलाकों में, तो आपको शिकायतें नहीं आती कि अभी भी बिल्डर तंग करते हैं? तो इन बिल्डरों पर लगाम कसने का क्या तरीका है? अभी नियामक आयोग में वो पेंडिंग है, लेकिन हमने पहले चरण में ये तय किया कि अगर सोसाइटी के लोग मिलकर ये तय कर लें कि हम सिंगल पॉइंट पे कनेक्शन नहीं चाहते हैं, हम मल्टी पॉइंट कनेक्शन चाहते हैं, तो हम उनको मल्टी पॉइंट कनेक्शन दे रहे हैं। भविष्य में अगर आप देखेंगे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के जो महानगर हैं, उनमें जो सोसाइटियां बन रही हैं, भविष्य के लिए हमने व्यवस्था कर दी है कि वहाँ मल्टी पॉइंट कनेक्शन ही होने हैं। सिंगल पॉइंट पर हम लोग वहाँ कनेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि पहले बिजली मिलती नहीं थी, इसलिए बैकअप के नाम पर लोग सोसाइटीज में जाना पसंद करते थे और सिंगल पॉइंट पे ज्यादा पसंद करते थे। आपकी जो बिजली की दर है और जो सोसाइटियों की बिजली दर है, 4 गुना ज्यादा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे नोएडा से लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं, लेकिन अब शिकायतें कम हुई हैं, और जिन जिन सोसाइटियों ने लिख कर दिया है वहां पर हमने मीटर बदलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, और नियामक आयोग लगातार उसकी निगरानी भी कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में दिलीप जी बड़ा बदलाव आया है। लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों में हमने बिजली पहुंचाने का काम किया है। 1,37,000 मजरे ऐसे थे जो अंधेरे में रहते थे, वहां रोशनी पहुंचाने का काम हमने किया। लेकिन अभी भी हमारा जो अभियान है वो जारी है। अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर हमको अभी बिजली पहुंचानी है, क्योंकि सर्वे में वो मजरे रह गए थे, अब उन मजरों तक भी हम लोग पहुंच रहे हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जो दर्शक आपको इस वक्त सुन रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के तौर पर, वो लोग जो हाई राइज सोसाइटीज में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, बिल्डर्स से परेशान हैं, वो लोग जिनके पास कनेक्शन तो हैं लेकिन वो मीटर के ज़्यादा बिल भागने से परेशान है, चाहे वो कोई किसी भी तरह की शिकायत हो, या वो लोग जो अफसर हैं जो अभी भी आपके सख्त निर्देशों के बावजूद लोगों को तंग करते हैं, चाहे वो कनेक्शन बदलवाने का काम हो, लोड घटवाने का काम हो, लोड बढ़वाने का काम हो, उसके नाम पर जो एक कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार का तंत्र आपने तो ऊपर से खत्म कर दिया, लेकिन नीचे तंत्र अभी सुधरा नहीं, शायद कुछ एक जगह कमियां हैं। आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो दर्शक इस वक्त सुन रहे होंगे? देखिए, उपभोक्ता देवो भव, उपभोक्ता मेरा भगवान है। हमारा विभाग उपभोक्ता के दम पर ही चलता है। अगर विभाग को आगे ले जाना है तो उपभोक्ता को संरक्षण देना होगा, उपभोक्ता को प्रोटेक्ट करना होगा। अब मैं केवल शक्ति भवन में समीक्षा करके ही संतुष्ट नहीं रहता हूं। अभी आपने देखा होगा, आपके नोएडा में 29-30 सेक्टर में मैं डोर नॉक किया। मैंने ये भी कहा अपने इंजीनियरों को कि डोर नॉक करो, डिस्कनेक्ट मत करो। मैं चाहूंगा अगली बार मेरा डोर नॉक करें आप। निश्चित रूप से। तो मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों को लगेगा कि ऊर्जा मंत्री कितने एक्टिव हो रखे हैं। नहीं, मैं ऐसे प्रभावशाली लोगों के घर गया ही नहीं। मैं केवल उन उपभोक्ताओं के यहाँ जाता हूं जिनको उम्मीद भी नहीं है कि कभी ऊर्जा मंत्री हमारे घर आ जाएगा। चलिए, तो मैं आम आदमी समझ लीजिए मुझे आप। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल आम नागरिक हूँ। आम नागरिक, आम आदमी का मतलब गलत हो रहा है आजकल।
मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं ऊर्जा मंत्री जी कि सबसे बड़ी चुनौती है कि मुझे जो बिजली की कीमत देनी चाहिए उससे ज्यादा मैं देता हूं। उसकी वजह यह है कि लीकेज बहुत है। उस लीकेज को आप कितना कंट्रोल कर पाए? अगर आपकी जो बिजली की खपत है वो कम है और उससे ज्यादा लीकेज है मान लीजिए, तो वो तो हमारे ऊपर पड़ता है, आके उपभोक्ता पर पड़ता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। जब से हमारी सरकार आई है लगातार यहाँ डिमांड बढ़ रही है। जब हम आए थे लगभग 16,500 मेगावाट की आवश्यकता थी, आज 23,500 पीक डिमांड हम लोग पूरी कर रहे हैं। और 2030 तक, हमारे उपभोक्ता मुझे सुन रहे होंगे, 2030 तक का सरकार ने एक खाका तैयार किया है। 31,000 मेगावाट तक की हमने चिंता की है, जबकि हमारी हमने जो तो 2030 तक सत्ता में रहेंगे क्या? सरकारें लंबे समय के लिए काम करती हैं, ये तो जनता जनार्दन तय करेगा। मुझे कोई अभिमान नहीं है इस तरह का। हम लोग छोटे गांव से आए हैं निकलकर, जो दायित्व हमें दिया है जनता ने उसको हम पूरा कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन आगे की योजना उपभोक्ताओं के लिए बताना और बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजली एक सतत, यानी कि बिजली सबको बहुत जरूरी है। बिजली कोई सुविधा नहीं है, बिजली मूलभूत आवश्यकता है, जिससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोग अभी तक इस सुविधा से अछूते रहे थे। तो हमने आगे की कार्य योजना भी तैयार की है और हम आने वाले समय में बिजली उत्तर प्रदेश से जाए ना। अभी जैसे हमने आपका नोएडा है, मेरठ है, जो एनसीआर का इलाका है, क्योंकि वहां एनजीटी की गाइडलाइंस हैं, अभी से हमने वहां काम शुरू किया है कि ट्रिपिंग भी ना हो। आप जब अपने स्टूडियो में बातचीत कर रहे होंगे, आपका जो एंकर अभी भी हम बातचीत कर रहे हैं, अभी भी हम बातचीत कर रहे हैं, स्टूडियो ही है ये। हाँ, एंकर का जो आपका कक्ष होता है उसको छोड़कर बाकी आप अपने पूरे जो मीडिया हाउस है वहां आप बिजली के भरोसे रह सकते हो। मैं तो वहां भी कहूंगा कि जब एंकरिंग करें वहां भी आप जैन सेट पे ना जाएं, बिजली पर भरोसा करें। इस तरह का हम लोग इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं। आने वाले समय में जिला हेडक्वार्टर पे 24 घंटे बिजली रहे। चोरी पर लगाम लगे, लाइन लॉसेस कम होंगे। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी एक बड़ी समस्या है। उसके लिए हमने सरकारी, हमारे 75 जिले हैं, वहां हर जिले में हमने थाना बनाया है और लगातार हम उसकी निगरानी कर रहे हैं। हमारा एक आरएमएस पोर्टल है, अगर बिजली कहीं कोई चोरी कर रहा है तो जो चोरी के खिलाफ जो अभियान लोग चला रहे हैं उनको ऑन द स्पॉट जो असेसमेंट है, प्रोविजनल असेसमेंट उनको वहां भरना ही पड़ेगा, जिससे कि जो शिकायत मिलती है कि 10 घर में रेड की, 3 घर का तो उन्होंने असेसमेंट ले लिया, बाकी 7 घरों को बैकडोर से सेटल कर लिया। तो उसमें भी हमने टेक्नोलॉजी का हम लोग सहारा ले रहे हैं। तो पारदर्शिता लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बिजली का समय पर बिल नहीं देना और चोरी, ये समस्याएं हमारे यहाँ रही हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, बनारस के हमारे सांसद हैं, तो एक भरोसा उत्तर प्रदेश के लोगों में बढ़ा है और इसलिए अब बिल देने का प्रचलन भी यहां बढ़ा है। तो मैं कहूंगा कि बड़ी ईमानदारी से उपभोक्ता बिल भी अब दे रहा है। इसीलिए हमारे यहां 20,000 से ज्यादा फीडर हैं। उसमें से अभी पहले चरण में हमने 4200 फीडर को 15% से नीचे लाओ और 24 घंटे बिजली पाओ। उन फीडरों को मैंने सबसे पहले अपने गांव से शुरुआत की। आपने कहा ना कि व्यवस्था बदलनी है तो अपने आपको घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। अप्रोच अगर चेंज करना है, अब मैंने अपने गांव के लोगों को, हमारी विधानसभा को अपना गांव मान लीजिए, मैंने अपने गांव के लोगों को बुलाया। मैंने कहा बदलाव चाहते हो, सुधार चाहते हो या उधार चाहते हो? तो उन्होंने कहा हम तो सुधार चाहते हैं, उधार नहीं चाहते। तो मैंने कहा समय पर बिल दो। आप विश्वास करेंगे, 4 महीने पहले मेरे गांव का, ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, एटीएनसी लॉस 72% था, आज 10% से नीचे आ गया है और आने वाले समय में और वहां कमी हो, इस तरह की व्यवस्था मेरे वहां इंजीनियर्स कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने इंजीनियर्स को कि लगातार अगर आप टास्क दे रहे हैं और अगर आप ईमानदार हैं अपने काम को लेकर, तो सब लोग आपके साथ जुड़ते हैं। आपका विभाग भी आपके साथ जुड़ता है, आपका उपभोक्ता भी आपके साथ जुड़ता है। श्रीकांत जी, एक और बड़ी चुनौती रही कि आपके आने से पहले ये बदनाम था विभाग भ्रष्टाचार के लिए। ऊर्जा से जो भ्रष्टाचारियों को ऊर्जा मिलती थी ऊर्जा विभाग से, उस पर भी लगाम लग पाई क्या? निश्चित रूप से। देखिए, विभाग मैं बिलीव नहीं करता। पूर्व में जो सरकारें रही उनकी कार्यपद्धति ऐसी रही थी कि आर्थिक अनियमितताएं बहुत हुई। उसी का कारण है कि आज मेरा विभाग 90,000 करोड़ के घाटे में है और उस घाटे की भरपाई करना और लोगों को सस्ती बिजली देना मेरा संकल्प है। हम लोगों ने प्रयास किया इस बार
कि हमने अपने विभाग के लोगों को कहा कि कार्य पद्धति को बदलो, ये हर साल टैरिफ बढ़ने की जो परंपरा है इसको हम लोग समाप्त करेंगे। आप बिलिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करो, कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव करो। दिलीप तिवारी समय पर बिल देते हैं और लगातार अगर हर साल टैरिफ बढ़ेगा तो उसका नुकसान केवल जो समय पर बिल देता है उसी को होता है। जो बिल नहीं देते हैं उनको उसका कोई दिक्कत नहीं आती है। तो सही बिल समय पे बिल उपभोक्ता को मिले, ये मेरा विभाग मेरी चिंता कर रहा है उपभोक्ता की। उपभोक्ता को अगर कोई बिल से संबंधित समस्या है 1912 पे आप फोन कर सकते हैं। अभी स्मार्ट मीटर का एक अभियान चला था, जैसे कहा आपने कि आप कार्यपद्धति कैसे बदल रहे हैं। अब मैं चुनाव जीत कर आया हूं, मैंने अपने विधानसभा में 82,000 स्मार्ट मीटर लगवाए। मैंने अपने घर पे खुद स्मार्ट मीटर लगवाया, क्योंकि हम ये जो मीटर रीडर घर जाता है इससे उपभोक्ता को निजात दिलाना चाहते हैं। स्मार्ट मीटर जिनके यहां लगे हैं एसएमएस के माध्यम से उनके यहां बिल पहुंच जाता है, ऑनलाइन वो बिल पे कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा बिल की शिकायत क्यों थी उसमें? लेकिन उसमें जब हमने इस योजना को हम लेकर आए, इनिशियली स्टेज पर थोड़ी इसकी मॉनिटरिंग की दिक्कत रही। जो अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग गंभीरता से करनी चाहिए थी वो गंभीरता से नहीं कर पाए। इसीलिए मैंने इसकी जांच भी एसटीएफ से कराने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया। उसकी जांच भी चल रही है, तो उसमें जो दोषी होगा वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि यह योजना, स्मार्ट मीटर की योजना, उपभोक्ता को ये बिजली घर के चक्कर लगाने से, मीटर रीडर आया, घर में कोई था नहीं आया, गलत रीडिंग हो गई, इसके कारण बिल की समस्याएं हमारे यहां बढ़ रही थी। तो उससे निजात दिलाने के लिए हमने स्मार्ट मीटर को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन उसमें जब शिकायत आई, अब डोर टू डोर मेरे लोग जा रहे हैं। अगर आपके यहाँ स्मार्ट मीटर है तो आपके यहाँ फोन भी आएगा, मेरा आदमी भी जाएगा, पूछेगा कि आपका क्या विचार है इसके बारे में, टीका टिप्पणी आप करिए, आप संतुष्ट हैं नहीं हैं, बिल से संबंधित कोई शिकायत है, वो सब हम लोग निकाल रहे हैं। मतलब देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उपभोक्ताओं से पूछा जा रहा है कि भाई आपका स्मार्ट मीटर जो लगा है इससे आप संतुष्ट हैं कि असंतुष्ट हैं। पारदर्शिता। लेकिन श्रीकांत जी, एक और जो बड़ी चुनौती है वो ये है कि जो लाइन लॉसेस होते हैं, बिजली की चोरी होते हैं, या मीटर में जो आपने कहा कि रीडिंग सही नहीं होती, रीडिंग को लेकर ही दिक्कतें आ जाती हैं, कम रीडिंग हो गई, सेटिंग हो गई, या बिल किस्तों में भरना है किसी को। तो आजकल कई राज्यों में, आपके राज्य में भी, या जो बिल्डर्स जो करते हैं, जो 1 पॉइंट कनेक्शन लेते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन की बजाय, वो लोग एडवांस में रिचार्ज करने का ऑप्शन देते हैं। कभी ऐसा भी आएगा कि हर उपभोक्ता अपना रिचार्ज कराए, जितनी बिजली जलाना हो जलाए, या रिचार्ज खत्म हुआ कूपन तो आपकी बिजली बंद? बहुत जल्दी हम लोग प्रीपेड मीटर लगाने वाले हैं पूरे प्रदेश में। जितनी आपकी आवश्यकता है उतना कूपन डालो और उतनी बिजली उपयोग करो। तो ये बहुत जल्दी हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में और अर्बन एरिया दोनों, शहरी और ग्रामीण में भी हम प्रीपेड की योजना को लेकर आ रहे हैं। तो ये जो अभी तक की जो शिकायतें रहती थी कि मीटर रीडर नहीं जा रहा है, उसके कारण आपका लगातार बिल बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर जो रीडर हैं उनकी शिकायत थी कि वो टेबल बिलिंग कर देते हैं, उपभोक्ता तक वो पहुंचते नहीं हैं, मीटर से रीडिंग ही नहीं लेते हैं। तो इन सबसे निजात पाने के लिए हम थोड़ा एडवांस में जा रहे हैं और उसमें उपभोक्ता भी हमको सहयोग कर रहा है। श्रीकांत जी, एक और सवाल है कि आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जो आपके पास मैकेनिज्म है, जो आपके पास इंजीनियर्स की फौज है, कई बार कहते हैं कि रैशनल नहीं है वो, मतलब जहां ज्यादा लोगों की जरूरत है वहां कम लोग हैं, या जो स्टाफ है वो इतना ओवर बर्डन है, कई जगह ओवर स्टाफ है। तो आपने ये पूरा अध्ययन किया कि ये पहले वोट बैंक का एक वो होता था जरिया, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ये वोट बैंक से जुड़ा हुआ था। इसको प्रोफेशनल तरीके से लिया गया पहली बार गुजरात में, जब शायद नरेंद्र मोदी जी ने ये शुरू किया कि आपको वोट चाहिए तो 5 साल बाद मेरे पास आएंगे, 5 साल बाद बात करेंगे हम, लेकिन अभी बिजली का बिल पूरा वसूला जाएगा। आपके विधायक, आपके सांसद जाते थे, रोते थे कि आपने इतनी सख्ती बरत दी है कि अगली बार चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो मोदी जी साहब उनसे कहा कि आप जब चुनाव आएगा तब बात करेंगे, आप खुद मेरे पास आएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये वोट की फसल जो लहलहाने का जरिया बन गया था ये बिजली विभाग, तो कभी ऐसा होगा कि बिजली विभाग वाकई उपभोक्ता देवो भव की तर्ज पर 100% खरा उतरे? निश्चित रूप से उसकी शुरुआत हुई है जब से हमारी सरकार बनी है। लगातार मैं प्रयासरत हूं, मेरी किसी भी बैठक में, किसी भी कार्यक्रम में उपभोक्ता देवो भव से ही मैं शुरू करता हूं, और उसमें हम लोग सफल भी हो रहे हैं। दिक्कतें तो हैं, चुनौतियां भी बहुत हैं। भला आप सोचें कि ओवरनाइट सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, हमने शुरुआत की है समस्याओं के समाधान की, और उसमें हम सफल भी हो रहे हैं। जैसे 1912 एक मेरा नंबर है, उससे जैसे अभी 24 लाख से ज़्यादा शिकायतें हमको प्राप्त हुई, तो उसमें शिकायतों का समाधान जो है वो 99% तक हम लोग लेकर जा रहे हैं। तो व्यवस्था को पारदर्शी बना रहे हैं,
जवाबदेही नीचे तय कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि पूरे सिस्टम को हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं। अभी जैसे आपके यहाँ बिल पहुंचा तो ऑनलाइन बिल आप जमा कर सकते हैं। अभी गांव के अंदर हम लोग सुविधा लेकर आ रहे हैं, सीएससी सेंटर गांव में खोल रहे हैं। हमने जो राशन की दुकान है वहां पर आप बिल जमा कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने गांव में बनाए हैं, आप वहां बिल जमा कर सकते हैं। गांव में जर्जर तार की समस्या हमारे यहाँ ज्यादा है, उनके लिए हमने उन फीडरों को चिन्हित किया है जो सबसे ज्यादा हाई लॉस में है। अगर वो 15% से नीचे उनका लॉस आता है तो प्राथमिकता के आधार पर उन गांव में जर्जर तारों को हम लोग बदलेंगे, ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करेंगे। मैंने इसमें अपने विधायकों का भी सहयोग लिया है। जैसे मैंने अपने क्षेत्र में 10 फीडरों को गोद लिया है, उसी तरह से मैंने अपने सम्मानीय विधायकों को और सांसदों को भी आग्रह किया है कि अपने क्षेत्र के 10-10 फीडर लीजिए, उनको एक आदर्श फीडर स्थापित करिए जिससे कि वहां 24 घंटे बिजली आने वाले समय में हम दे सकें। श्रीकांत जी, पहले बिजली मिलती थी इस आधार पर कि नेता कितना बड़ा है, ताकत कितनी बड़ी है, वो मुख्यमंत्री है, वो उस पार्टी के मुखिया से जुड़ा हुआ कोई विधायक है, सांसद उसके परिवार का है, तो बिजली वहां 24 घंटे सप्लाई होती थी और बाकी जगह बिजली गोल तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज पैमाना क्या है, बिजली 24 घंटे मिलेगी जो उपभोक्ता बिल दे रहे हैं उनको, या आज भी वही कि काशी में प्रधानमंत्री, मथुरा में आप, योगी जी गोरखपुर से रहने वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वहां बिजली ज्यादा और फीडर मीटर सिस्टम? देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है। इसको हम लोग चरितार्थ कर रहे हैं। पूर्व में कौन कितना ताकतवर मंत्री है, उसके गांव में उसके घर पे तो बिजली रहती थी, 4 जिलों में बिजली रहती थी, बाकी आपके जो 71 जिले हैं सरकारी उनमें बिजली गायब रहती थी। लेकिन मैंने, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, मेरे अपने खुद के गांव में 24 घंटे बिजली नहीं है। जो प्रदेश के सभी गांव में 18 घंटे का रोस्टर है, वही मेरे गांव का रोस्टर है। तो मैंने गांव वालों को कहा कि जो मानक हमने तय किए 24 घंटे बिजली के, अगर उन मानकों को आप पूरा करोगे तभी 24 घंटे बिजली मिलेगी। तो हमने भेदभाव को समाप्त किया है और इसीलिए जनता हमको आशीर्वाद देती है। एक और पहले चर्चा चलती थी, अब आप खुद उस पर पक्ष रखेंगे कि थानों में दरोगा एसएचओ या जिलों में एसपी की जो पोस्टिंग होती है वो इस आधार पर होती है कि कौन कितना ताकतवर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और कौन कितनी कमाई करके उस सिस्टम को दे सकता है। इसी तरह से आपके महकमे में बड़े बड़े इंजीनियर्स या बड़े बड़े जो अफसर थे वो तैनाती होती थी कि कहाँ मलाईदार पोस्ट है, ये मलाई आप पकड़ पाए, मलाई आप निकाल पाए, या मलाई में बैठने वालों को मक्खी की तरह निकाल पाए? देखिए, वो तो आपके जी मीडिया ग्रुप में जो यहाँ लखनऊ में लोग काम करते हैं, अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो इसका जवाब उनसे आपको बेहतर तरीके से मिल जाएगा। मेरे यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग की व्यवस्था है, वो हमारे यहाँ चेयरमैन सिस्टम व्यवस्था है। तो ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे यहाँ चेयरमैन के स्तर पर होते हैं, ऊर्जा मंत्री का उसमें कोई दखल नहीं होता है। डायरेक्टर वगैरह की नियुक्ति वगैरह भी, वो भी एक सिस्टम है हमारे यहाँ, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी वगैरह बनी हुई है। लेकिन उपभोक्ताओं के प्रति जवाबदेही मैं तय करता हूँ। अगर कोई डायरेक्टर अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उनको डिमोट भी हम लोगों ने किया है। कुछ डिस्कॉम में भी कुछ लोग हैं जो अगर ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से उनको भी संदेश दिए गए हैं कि आप यहाँ उपभोक्ता सेवा के लिए हैं, यहाँ अंग्रेजों के शासन की तरह शासन मत करिए, उपभोक्ता मेरा भगवान है। अगर डिस्कॉम में उपभोक्ता की उपेक्षा होगी तो फिर आप मेरे डिस्कॉम में ज्यादा दिन काम नहीं कर पाओगे। नियुक्ति तो आपकी नियुक्ति विभाग करेगा, लेकिन यहाँ उपभोक्ता के हित में अगर आप काम करोगे तो लंबे समय तक काम कर पाओगे, नहीं तो नियुक्ति विभाग में आपको वापस भेज दिया जाएगा। श्रीकांत जी, एक और बड़ा जो प्लान है केंद्र सरकार का, आपने कहा कि केंद्र से पूरी मदद मिल रही है। आप मथुरा से हैं, प्रधानमंत्री जी काशी से है, वो सांसद हैं, आप विधायक है, तो थोड़ा एक कनेक्शन भी बन जाता है, काशी मथुरा बाकी है, इस तरह का भी एक आपका नारा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि डिस्कॉम यानी वितरण व्यवस्था, बिजली का उत्पादन तो जहां हो रहा है, बिजली की वितरण व्यवस्था 2021 मई तक निजी हाथों में सौंपने की केंद्र सरकार की योजना है कि जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करना है, प्रोफेशनलिज्म लाना है और आपका सारा जो मैकेनिज्म है वो निजी कंपनियों के हवाले हो जाएगा। ये चल पाएगा? देखिए, अभी हम लोग अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं। एटीएनसी लॉस लगातार हम लोग कम कर रहे हैं, व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। भी अलग परिस्थिति है और जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वहाँ जो काम करने वाले हैं कोई चंद्रमा से नहीं आते हैं, वो हमारे ही लोग होते हैं काम करने वाले। मानसिकता की आवश्यकता है कि किस मानसिकता के साथ हम लोग उनको नेतृत्व दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी
आगे क्या होगा, कल क्या होगा, उसके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्यों मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं। लेकिन आप लोग को तो इम्प्लीमेंट करना है, टास्क दिया गया। नहीं, मैंने क्या कहा, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, आगे क्या होगा। और लेकिन अभी हमारे यहाँ जो व्यवस्था चल रही है उसमें हम लोग व्यवस्था जो है उसी में बेहतर और सुधार कैसे कर सकते हैं, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हाल के दिनों में जब कोरोना फैला था, लॉकडाउन हुआ था, तो मुंबई में कई बड़े बड़े लोगों ने अपने बिल सोशल मीडिया में, ट्विटर में, फेसबुक में पोस्ट किए, और वहाँ पर भी जो निजी कंपनी जो डिस्कॉम का काम करती है, दिल्ली में ऐसी कंपनी थी जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने काफ़ी शोर मचाया था कि ये लूटते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर जो प्राइवेट प्लेयर्स से परेशान हैं या उन्होंने सवाल उठाए कि इतने बिल कैसे आ रहे हैं, हालांकि हो सकता है कि उन्होंने कंज्यूम किया हो, लेकिन एक ऊर्जा मंत्री के नाते, एक राजनेता के नाते, एक जनता के नुमाइंदे के नाते आप क्या सोचते हैं कि जो प्राइवेट डिस्कॉम कंपनियां आएंगी, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, वो एफिशिएंसी ज़्यादा लेकर आएंगी, लाइन लॉसेस कम होंगे, या बिल की वसूली ज़्यादा होगी, उपभोक्ता समय पर बिजली का भुगतान करेगा? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का ऊर्जा मंत्री हूं। दिल्ली में क्या होता है, महाराष्ट्र में क्या होता है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन सरकारें लोक कल्याण के लिए होती हैं। संकट काल में अगर आप देखेंगे, आप क्योंकि आपका बहुत यहाँ पर नेटवर्क बहुत अच्छा है, संकट काल में लगातार 24 घंटे हमने बिजली देने का प्रयास किया, और इस कोविड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका बिजली विभाग की रही। मेरे जो इंजीनियर हैं, जिनको हम अपना योद्धा भी हमने कहा उनको कि ये कोरोना के योद्धा हैं, लगातार लॉकडाउन था, लोग अपने घरों में थे, लेकिन हमारे विभाग के इंजीनियर्स, सभी हमारे कार्मिक लगातार इस व्यवस्था में पेट्रोलिंग कर रहे थे कि कहीं पर कहीं कोई किसी को असुविधा ना हो, लगातार लोगों को बिजली मिलती रहे। तो हमने इस संकट काल में लगातार अपने उपभोक्ताओं को बिजली पहुंचाई, और केंद्र की हम धन्यवाद देंगे अपने प्रधानमंत्री जी का कि हमको वहां से कुछ छूट भी मिली थी, उसका लाभ भी हमने अपने उपभोक्ताओं को दिया है। आप सरकार के प्रवक्ता भी हैं, पार्टी के युवा विधायक हैं, मंत्री भी हैं। मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि 2024 की चुनौती सामने खड़ी है, वक्त कम है, हालांकि आप लोग 5 डेज का टेस्ट मैच खेलते हैं और हर दिन खेलना ही पड़ता है, कम से कम 80 ओवर की लिमिट तो है, वो तो खेलना ही पड़ेगा क्रिकेट में। आपको क्या लगता है कि आपके मुख्य विरोधी कौन है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी या अदर्स? देखिए, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। विकास हमारी प्राथमिकता है। मैंने कहा पूर्व में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारा एक फॉर्मूला है, और लोग हमको चुनते हैं, लोग हम पर भरोसा करते हैं क्योंकि हम काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब का उत्थान कैसे हो, तो उसको एक पैकेज दिया, उसको पक्की छत दी, उसके बच्चों के लिए स्वास्थ्य की योजना आयुष्मान भारत, बेटी के लिए, माँ के लिए शौचालय, और किसान के लिए किसान सम्मान निधि, घर में रोशनी, घर में गैस का चूल्हा। तो उसको हमने एक पैकेज दिया, और ऐसे ही किसान का लगातार हमने एमएसपी में वृद्धि की। तो हम इस देश से पहले गरीबी हटाओ नारा लगता था, लेकिन गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन जो गरीबी का नारा देते थे वो पार्टी समाप्त हो रही है धीरे धीरे। तो हम नारा नहीं देते, हम काम में विश्वास करते हैं। आदरणीय मोदी जी लगातार प्रयासरत रहते हैं कि गांव गरीब का उत्थान कैसे हो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य यही है कि देश की अगर उन्नति की आप कल्पना कर रहे हैं तो गांव की उन्नति, गांव के गरीब की उन्नति, उसके घर में खुशहाली। किसान सड़कों पर क्यों है? देखिए, जो भी कानून आए हैं, मैं किसान का बेटा हूं, किसान के हित में आए हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश का ज्यादातर अन्नदाता उन कानूनों से सहमत है। मैं गांव से आता हूं, बटाई पर लोग काम करते हैं, साझे में लोग खेती करते हैं, और अब तो हमें साझेदार मिल रहा है जो पैसा भी हमको देगा। पहले तो हम कर्ज लेकर खाद लेकर आते हैं, बीज लेकर आते हैं, डीजल का कई बार पैसा नहीं मिलता है, बिजली, अब तो हम बिजली दे रहे हैं। तो तमाम किसान की दिक्कतें हैं। अब तो साझेदार मिल रहा है उनको, वो पैसा भी दे रहा है, तो किसान को कुछ दिक्कत ही नहीं है, और बटाई पर बहुत लोग काम करते हैं। तो ये मैंने एक सिर्फ उदाहरण दिया आपको, ये कानून किसानों के हित में है। लेकिन क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व संकट में है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, लगातार केंद्र सरकार के सामने वो हर चुनाव में कुछ ना कुछ मुद्दे लेकर जाते हैं और जनता उनके मुद्दों को नकारती है, तो फ्रस्ट्रेशन है उनका। इसलिए कुछ लोग हमारे किसान भाइयों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि आपने ये नहीं बताया कि आपका मुख्य विरोधी दल कौन होगा।
लेकिन साइकिल वाले कहते हैं कि अब साइकिल आने वाली है 5 कालिदास मार्ग पर, और आजकल आप भी बहुत साइकिल चला रहे हैं, तो आपकी साइकिल चलती रहेगी या उनकी साइकिल आपसे आगे निकल जाएगी? देखिए, ये एक मेरा मुहिम है स्वयं का, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस तरह से पूरी दुनिया में, हमारे खुद देश में प्रदूषण से हमारे नवजात हमारे बीच में नहीं रहते हैं क्योंकि शुद्ध वायुमंडल की कमी है। तो मेरा जो अभियान है वो हम प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं। दिलीप जी, बातें बहुत होती हैं, लोग भाषण बहुत करते हैं कि प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, कैसे करेंगे। अब मैंने अपनी 5 किलोमीटर के रेडियस में मैंने अपनी सरकारी गाड़ी छोड़ी है, तो एक गाड़ी से जो प्रदूषण फैलता था वो तो कम हुआ, और इस सब देश में इंडस्ट्री से और हमारी गाड़ियों से जो लगातार जो उत्सर्जन होता है उसका 45% है प्रदूषण में योगदान। अगर इसको हम लोग कम करें तो निश्चित रूप से हम आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो हमारे बच्चे हैं, उनको वायुमंडल तो शुद्ध दे सकते हैं। इस पर भी अगर कोई राजनीतिक कटाक्ष करता है तो फिर तो मुझे उसकी सोच पर ही कहीं ना कहीं संदेह होता है उस पर, इसलिए मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जहां तक कोई सपने देख रहे हैं तो मोंगरी लाल के हसीन सपने हैं, कोई भी सपने देख सकता है। लोगों ने उनको मौका दिया लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए। आपसे आखिरी सवाल लूं उससे पहले सतीश महाना जी का स्वागत कर दूं। आपके योगी सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं और बड़ी जिम्मेदारी इनके पास है। जितने भी हमने इन्वेस्टर समिट देखे, जितने भी हमने उद्योगपतियों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए कमिटमेंट करते हुए देखा, तो सतीश महाना जी बिहाइंड द सीन और फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका सतीश महाना जी, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस मंच पर। ये ऊर्जा भर रहे हैं और आप पैसा ला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आखिरी सवाल मेरा श्रीकांत जी है कि आपकी पार्टी अक्सर टारगेट सेट कर देती है, आपकी बार 90 पार, आपकी बार 60%, ऐसे स्टेट में मैंने देखा है। और मैं लंबे समय तक, जब आप दिल्ली में थे तो लंबे समय तक मैंने बीजेपी को एक पत्रकार के तौर पर कवर किया है। पॉलिटिकल ब्यूरो में जी न्यूज़ के हेड के तौर पर पॉलिटिकल ब्यूरो के मैंने आपके साथ अरुण जेटली जी जो स्वर्गीय अब है नहीं, उन जैसे नेताओं के साथ मैंने बड़े नज़दीक से रहकर पत्रकारिता को जिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 2024 की तैयारी आप भी कर रहे हैं, और मोदी जी तो जिस दिन चुनाव जीतते हैं उसके बाद वो दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं, लोग कहते हैं। तो ये क्या है, मतलब आप लोग चुनाव जीतने की, चुनाव लड़ने की मशीन हो गए हैं, और जहां पर भी सरकारें आपकी विपक्ष की बन गई उनको गिराने का काम भी आप लोग करते हैं, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे हिलाने का मामला हो राजस्थान में, वहां भी आप लोग खेल कर देते हैं। तो विरोधी कहते हैं कि अगर सरकार बनाई नहीं तो बिगाड़ देंगे, और आधी रात को फडणवीस साहब शपथ ले लेते हैं, कुछ देर के लिए सही बिगाड़ तो देते माहौल। देखिए, कार्यकर्ता हमारी ताकत है और हमारे कार्यकर्ता को प्रेरणा हमारे ऐसे कहें बिना सत्ता के नहीं रह पाते। कार्यकर्ता हमारी ताकत है और हमारे कार्यकर्ता को जो प्रेरणा मिलती है वो आदरणीय मोदी जी से मिलती है। आपने मोदी जी को देखा होगा, अब तक उनका जो जीवन रहा है उसमें हमने उनको विश्राम करते हुए कभी नहीं देखा, हमने छुट्टी पे जाते हुए कभी नहीं देखा। जब हमारा नेता विश्राम और छुट्टी पे नहीं जाता है तो फिर कार्यकर्ता भी उन्हीं से प्रेरणा लेकर उसी स्पिरिट में काम करता है। और फिर हमारा बहुत उपहास लोगों ने उड़ाया, हमको बहुत अपमानित किया शुरुआत में। आपने देखा होगा लगातार, आप तो मेरे साथ भी थे वहाँ, किस तरह के कटाक्ष हम पर होते थे। 2004 का जब हम चुनाव हारे थे तो आप मेरे साथ थे वहाँ, किस तरह का वातावरण बना था। फिर 2009 हम लोग हारे और आपके पीछे पीछे में लखनऊ तक आ गया। हाँ, किस तरह का वातावरण रहता था। तो जब हम 2 थे संसद में तभी भी किस तरह का उपहास हमारा उड़ाया जाता था। तो आज हम सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जैसा नेतृत्व हमारे पास है, तो इसलिए चुनाव लड़ाई जीतने के लिए जाता है तो पूरी ताकत से हम लोग चुनाव लड़ते हैं। हमने 2 नारे बड़े सुने थे, न टायर्ड न रिटायर्ड। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जी की जो जोड़ी थी, तो अक्सर ये कहा जाता था कि ये इनके बीच में खींचतान चलती है, एक पार्टी का चेहरा एक मुखौटा है, ऐसी बातें भी होती थी। बात यह भी होती थी कि चाल, चरित्र और चेहरा, पार्टी विद द डिफरेंस, सब कुछ होता था। लेकिन अब तो ऐसा कहते हैं कि जो आपके यहाँ आ जाए वो गंगा में डुबकी लगा लेता है, वो उसका चरित्र, चाल, चेहरा सब कुछ बदल जाता है। अगर बाहर रहकर वो भ्रष्टाचारी था आपके लिए, तो आपकी पार्टी में आने के बाद वो गंगा में डुबकी लगा लेता है। देखिए, ये तो नेतृत्व पर निर्भर करता है। आज हमारा नेतृत्व ट्रांसपेरेंट है, तो हमारे यहाँ जो भी आएगा उसको पहली चुनौती उसके सामने है कि उसको पारदर्शी तरीके से हमारे यहाँ काम करना होगा। सिंधिया मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारी थे, आपकी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, अब गंगा में डुबकी लगा ली। मैंने आपको बहुत स्पष्ट कहा, यह नेतृत्व पर निर्भर करता है। आज मेरा नेतृत्व ट्रांसपेरेंट है,
तो मेरी पार्टी में जो भी आएगा, देखिए एक समय था जब कांग्रेस 400 से ज्यादा सीटों पर थी, वोटर तो वही थे। हिंदुस्तान में कोई वोटर विदेश से थोड़ी आता है, वोटर वही थे, लेकिन पहले उन लोगों की चॉइस कांग्रेस थी, आज लोगों की चॉइस भाजपा है। तो बड़ी संख्या में लोग, जैसे वोटर कन्वर्ट हो रहा है, भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहा है, ऐसे ही लोग भाजपा की तरफ नेता भी आकर्षित हो रहे हैं। तो हमारा नेतृत्व ईमानदार है, हमारा नेतृत्व पारदर्शी है। तो यहाँ जो भी आएगा ये मानकर आएगा कि यहाँ भाई अगर आपको पारदर्शी तरीके से काम करना है तो चलो भाजपा की तरफ। लोग कह रहे हैं कि न टायर्ड न रिटायर्ड वाजपेयी जी कहते थे, अब मोदी जी ना तो टायर्ड होते ना रिटायर्ड होते हैं, बाकी सबको रिटायर कर देते हैं। ऐसा नहीं है, बाकी सब लोग काम कर रहे हैं अपना। पार्टी के हो चाहे विरोधी, सब रिटायर। हमने तो राहुल गांधी को नहीं कहा कि आप रिटायर हो जाओ। पार्टी के लोग रिटायर हो गए बहुत हम तो राहुल गांधी जी को खूब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको दीर्घ आयु ईश्वर करे और वो ऐसे ही सिर्फ बयानबाजी करते रहें। अच्छा है, पार्टी के अंदर भी हमारे मुखिया हैं आदरणीय मोदी जी, उनसे प्रेरणा लेकर हम सब लोग काम करते हैं। बाकी लोग मार्गदर्शन मंडल में चले जाएंगे। मैंने कहा कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे मुखिया हैं, हमारा नेतृत्व वो कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये मीडिया का क्रिएशन रहता है कि जब अटल जी अडवाणी जी थे तभी भी आप लोग कुछ ना कुछ पुड़िया छोड़ते रहते थे, आज भी कहीं ना कहीं कुछ लोग पुड़िया छोड़ने की सरकार के प्रवक्ता हैं, पार्टी के भी प्रवक्ता हैं और पार्टी को आपने लंबे समय से मीडिया मैनेज किया, तो मैं जानता हूं कि आप वो चीज़ नहीं बोलेंगे जो मैं चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी। और मैं अब अपने सहयोगी राममोहन और मनोज को इन्वाइट करूंगा कि वो सतीश महाना जी को लेकर आए और आप दोनों इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। श्रीकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद बेबाकी से जवाब देने के लिए। जी, मैं अनुरोध करूंगा श्रीकांत शर्मा जी से सिर्फ 1 मिनट हम श्रीकांत जी आपका और लेंगे। ट्रू पावर अर्थिंग के फाउंडर चेयरमैन राजेश कुमार तिवारी जी हमारे बीच हैं, उन्हें हम सम्मानित करेंगे इस मंच के जरिए। राजेश कुमार तिवारी जी फाउंडर चेयरमैन हैं आप ट्रू पावर अर्थिंग के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत शर्मा जी, अपना व्यस्तता में से वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साइकिलिंग भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं आजकल श्रीकांत जी।